हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका ये सेकंड वीडियो है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ब्रिटिश राज के समय हमारे देश में जो एग्रीकल्चर के सेक्टर की सिचुएशन थी वो क्या थी। क्यों भी कह सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स को स्टडी करेंगे कि कैसे थे। जैसा कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आजादी के समय, या यूं कह लीजिए कि ब्रिटिश राज के समय 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर थे। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट थे या एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे। प्राइमरी सेक्टर में ही था ये सारा। 72% लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। ओके जी, और उसके बावजूद भी हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, दो मेजर फीचर थे। एक तो वो बैकवर्ड थी, दूसरा स्टैंडर्ड थी। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, स्टैंडर्ड का मतलब उसमें वाइब्रेंट नहीं था, वो रुकी हुई थी, थमी हुई थी एक जगह, उसकी ग्रोथ बहुत कम थी। बैकवर्ड का तो मतलब समझ आते ना, पिछड़ा हुआ। और इसमें स्टैंडर्ड को हम दूसरा कह सकते हैं लो और नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ उसमें आ ही नहीं रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसमें मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ कि बैकवर्ड के ये 4 पॉइंट है और स्टैंडर्ड के ये 3 पॉइंट है। किसी भी बुक में लोगे तो ये 7 के 7 पॉइंट इकट्ठे दिए हुए, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये क्लासिफाई कर दिया, अलग से सेग्रीगेट कर दिया कि किस सेक्टर के कौन से या किस वजह से कौन से पॉइंट्स हैं इसके बैकवर्डनेस के। सो बैकवर्डनेस का पहला पॉइंट है लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके जी। और तीसरा क्या है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, छोटे छोटे और टुकड़ों में बिखरी हुई लैंड थी जो एग्रीकल्चर वाली थी। और सबसिस्टेंस आउटलुक, सबसिस्टेंस आउटलुक का मतलब है कि उनका नजरिया सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस करना ही था, कमर्शियल क्रॉपिंग वो नहीं करते थे। और इधर हम स्टैग्नेंट लैंड होल्डिंग की बात करें, स्टैग्नेंट की बात करें तो एक्सप्लॉइटेड लैंड एंड सेटलमेंट सिस्टम था। एक्सप्लॉइटेड मतलब कि जो टिलर ऑफ द सॉइल है, जो भूमिहीन किसान थे, जो मजदूरी करते थे जमींदार के खेतों में, उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था। एक्चुअल में कल्टीवेटर तो वही थे ना, जो टिलर ऑफ द सॉइल जिसको बोलते हैं, जो लैंडलेस फार्मर थे। सो फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया गया उनके साथ, मतलब उनको जबरदस्ती फसलें, कमर्शियल फसलें बोने को कहा गया। कमर्शियल फसलें कौन सी, जैसे कॉटन, जैसे इंडिगो, उनको उसकी वजह से वो डेट ट्रैप पे आ गए। आगे एक्सप्लेन करते हैं उसको। और तीसरा पॉइंट ऑफ द गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। मतलब ओनर ऑफ द सॉइल इस केस में कौन थे, बड़े बड़े लार्ज जमींदार, और टिलर ऑफ द सॉइल भूमिहीन किसान। तो भूमिहीन किसान और जो जमींदार था उनमें बहुत गैप था, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। टिलर ऑफ द सॉइल को सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेयर करनी पड़ती थी, पर उनके साथ कोई वो उनको प्रोड्यूस का बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं मिलता था, और जमींदार सारी एक्सट्रैक्ट करके ले जाता था और उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलती थी, बेयर नहीं करता था। ठीक है, तो इसलिए उन दोनों में के फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत बड़ा गैप था। तो यहाँ से एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ, पॉइंट्स को देखते जाइए। तो पहला पॉइंट क्या आया, पहला पॉइंट आपको समझ लगे ना, बैकवर्ड है। फीचर ऑफ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, पहला क्या आया, बैकवर्ड। बैकवर्ड में है लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तीसरा, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। चौथा, सबसिस्टेंस आउटलुक। और इस तरफ अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो पहला एक्सप्लॉइटेटिव एंड लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा, गल्फ बिटवीन द ओनर्स एंड द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। तो ये आपने अभी इसका चार्ट समझ लिया स्टूडेंट्स। टेक्नोलॉजी की हेल्प से जैसे ये वीडियो आपको मिल रही है, आप इसको स्लो करके पॉज करके अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते जाते हैं। सबसे पहले हम बैकवर्ड के ये 4 पॉइंट करेंगे, फिर उसके बाद ये सीक्वेंस में ये 3 पॉइंट करेंगे। ओके, तो एक एक करके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तब तक इस चार्ट को आप एक बार अच्छी तरह बना लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से भी देख लीजिए। स्टूडेंट किसी भी ऑथर की बुक ले लीजिए, चाहे एनसीईआरटी की ले लीजिए, सभी में ये कॉमन चीजें हैं। ठीक है, हर ऑथर का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन दे आर फॉलोइंग द सेम सिलेबस, दे आर एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग। ओके, उनका सिर्फ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग अलग हो सकता है। तो ठीक है, मैं भी इसमें कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल तरीके से समझाया जा सके। तो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे पहला जो हमारा आ रहा है, लो प्रोडक्शन। लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। तो इसका अगर मैं बात करूं तो इसका हमारा
क्या मतलब बनता है? लो प्रोडक्शन का मतलब होता है इट इज रेफर्स टू लो आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है? लो आउटपुट। आउटपुट हमारी कम, लो आउटपुट, प्रोडक्शन कम रहेगी, ठीक है, लो प्रोडक्शन रहेगी। और प्रोडक्टिविटी, ये तो आ गया टोटल प्रोडक्शन, ये आ गया प्रोडक्शन। लो आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं? ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का इसका मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पर एकड़ प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। तो दोनों लो थी, दोनों क्या थी? वो एक्सट्रीमली लो। तो उसके वक्त अगर हम बात करें कि 1947 और आज हमारा साल जो लेटेस्ट चल रहा है, जिसका स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है 2019-20 का कंपैरिजन अगर हम करें, तो अगर हम दो मेजर फसलें वीट और राइस लें, ठीक है जी, तो 1947 में हमारे पास जो था, हमारे पास उसका वीट का कितना उत्पादन था? प्रोडक्शन कितनी थी? 64। और ये थी हमारी प्रोडक्शन 220 राइस की। और ये हमारे क्या आ गई? 1900 वीट का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया हमारा? 1076, ओके 1076। और ये क्या आ गया? 1184। तो ये कंपैरिजन देखिए, ये वीट का और राइस का, ये हमारा डाटा किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से। ये क्या है? प्रोडक्शन। कि हम 1947 में हमारे पास इन लाख टन इतना प्रोड्यूस होता था सिर्फ, ठीक है, और 2020 में अब इतना प्रोड्यूस हो रहा है इन लाख टन। तो इसी से पता चलता है हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी कम थी, हम कितना कम प्रोड्यूस कर रहे थे। इट वाज ऑलमोस्ट 64 एंड इट इज 107। कितना चेंज है? और राइस अगर 200 लाख टन प्रोड्यूस करते थे, अब 1184 लाख टन प्रोड्यूस करें। ये डाटा किसका है? प्रोडक्शन का। अब मैं बात करूंगा आपके साथ दूसरा प्रोडक्टिविटी की। मैंने जानबूझ के बीच में दोनों को नहीं ऐड किया, आप अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप इसका एक कंपैरिजन चार्ट भी बना सको। तो प्रोडक्टिविटी में क्या आएगा? प्रोडक्टिविटी में अगर हम बात करें तो ये 660, ठीक है, एक एकड़ में 660 लाख टन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी। और इसकी 665, इसकी 665। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट में ये कितना बढ़ गया हमारा? 3421। और उसके बाद ये कितना आ गया? 2705। ये आ गया प्रोडक्टिविटी। ये क्या आ गया आपका? प्रोडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स इसको आप अंडरस्टैंड करिए, ये यहां से आपको पता चलेगा कि इसमें कितना फर्क आ गया है। तो पहले अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन था 64 लाख टन, ठीक है जी। फिर 1920 में 1076 लाख टन। और अगर राइस की बात करें 220 लाख टन। और 1184 1920 में लाख टन, ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्टिविटी क्या है? वीट की 660 और उसकी 3421, उसके बाद 665 इसकी और 2705 राइस के केस। तो कितना गैप है, ठीक है जी। हमारा लैंड का एरिया तो उतना ही रहा, तो इसका मतलब पहले अंग्रेजों ने हमारी प्रोडक्शन पे या प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया ही नहीं, तो कितने गुना हमारा प्रोडक्शन कम था। अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है जी, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं, एक्सप्लॉयटेटिव। तब तक आप इन फिगर्स को याद करें, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इसके बिना आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है, प्रोडक्शन का कंपैरिजन या प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारा लैंड एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम। नंबर 2 एक्सप्लॉयटेटिव एंड लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, तो ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि अंग्रेजों ने हमारे जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो ज्यादा अच्छा नहीं था। ब्रिटिश राज के समय में एक तरह से एक ट्रायंगुलर सिस्टम था हमारा, ट्रायंगुलर सिस्टम था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको एक बड़ा इलाज करके बना के देता हूं, तो आप इसको ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। ये देखो,
ठीक है जी, ये आपका एक ट्रायंगुलर शेप में बना दिया मैंने। यहाँ थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स, ठीक है जी। यहाँ ये थे जमींदार, ठीक है जी। और ये क्या थे? टिलर ऑफ द सॉइल, टिलर ऑफ द सॉइल। तो ये था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। ये क्या करते थे? अंग्रेज इनसे एक पर्टिकुलर परसेंटेज में टैक्स चार्ज करते थे, ठीक है। और जमींदार किनसे टैक्स वसूलते थे? जितना मर्जी वो टेलर ऑफ सॉइल से वो टैक्स ले सकते थे। ब्रिटिशर इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं करते थे। उन्होंने जिम्मेदारी किसकी लगाई हुई थी? जमींदार की। उन्होंने जमींदार की क्या लगाई हुई थी? जिम्मेदारी। तो परमानेंट ऑनर उन्होंने इनको माना हुआ था। परमानेंट ऑनर कौन थे? जमींदार, ठीक है जी। एक 61% इनको बता दी जाती थी कि आपको 61% सिस्टम के हिसाब से उनको आपको देना है। तो जितना प्रॉफिट अर्न होगा उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज इनको दे दिया जाता था। बट जमींदार इनसे जितना मन चाहा, जितना मर्जी उनसे वसूल सकते थे, ठीक है जी। उनसे जितना मर्जी रेंट या टैक्सेस के फॉर्म में उनसे वसूल कर सकते थे। और ये इनका एक्सप्लॉयटेशन का तरीका था। बट ये इनके साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेयर नहीं करते थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शेयर नहीं करते थे जमींदार। जमींदार इनके साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शेयर नहीं करते थे। तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता था, इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता था। फसल हो या ना हो, ब्रिटिशर्स किसी को नहीं छोड़ रहे थे। वो जमींदार से चार्ज करते थे और जमींदार को किनसे लेना पड़ता था? वो टैक्स टेलर ऑफ द सॉइल, ठीक है जी। ये एंगल समझ लग गया आपको? ओके जी। अब ये ट्रायंगल आपको समझ लग गया, ठीक है। उसके बाद फोर्स कमर्शियलाइजेशन। फोर्स कमर्शियलाइजेशन अब मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। फोर्स कमर्शियलाइजेशन का मतलब है कि कैश क्रॉप्स को उगाना। बट फोर्स का मतलब उनको जबरदस्ती किया जाता था। तीसरा पॉइंट है फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कमर्शियलाइजेशन को सबसिस्टेंस, क्योंकि हमारा जो फार्मर था सबसिस्टेंस फार्मिंग करता था। सबसिस्टेंस फार्मर था, फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाता था। सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाता था, वो कमर्शियलाइज नहीं करते थे। बट उनको फोर्स का मतलब क्या है? जबरदस्ती उनको धकेला गया कमर्शियल क्रॉपिंग में, क्रॉप्स के लिए। जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल कॉटन और इंडिगो के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या आया उनको? कैश क्रॉप्स दिए, इंडिगो एंड इंडिगो एंड कॉटन के लिए। बिकॉज ये दोनों किस लिए चाहिए थे उनको? अंग्रेजों को रॉ मटेरियल के लिए, फॉर टेक्सटाइल मिल्स इन ब्रिटेन, ठीक है। ये उनको चाहिए था और उनको जबरदस्ती करते थे। बिकॉज सबसिस्टेंस होने की वजह से वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए बढ़ते थे। दे हैव नो मनी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था। और ये फोर्स करके उनको दे रिक्वायर कैश टू बाय सीड्स, ओके, टू बाय सीड्स, जिसकी वजह से उनको बड़ी दिक्कत आती थी और पैसा उनके पास होता नहीं था। एंड टू सेल इन द मार्केट which is always uncertain। और इसकी वजह से वो उनको किस में डाल दिया उन्होंने? डेट ट्रैप में फंस गए वो बेचारे। क्योंकि पैसा लेके उधार लेके वो फसल उगाते थे। पैसा उधार लेके क्या करते थे? फसल उगाते थे। और फसल हुई ना हुई उनको तो पैसा लौटाना पड़ेगा ना। यहाँ सब्सिस्टेंस के लिए था पहले, तो वो सिर्फ अपने लिए उगाते थे। फसल नहीं भी होगा तो थोड़ा कम खा लेंगे, उससे गुजारा कर लेंगे। लेकिन जो बाजार से उन्होंने उधार लिया होता था, मार्केट में कभी फसल का रेट बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, वो इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे। ना ही वो इतने मैच्योर थे, ना ही इतने अमीर थे कि ये सारी चीज़ें कर पाए हमारे किसान।
तो जिसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान हुआ, फोर्स मर्शलाइजेशन से उनका काफी नुकसान हुआ। और उसके बाद लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, चौथा पॉइंट है हमारा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। हमारे देश में अंग्रेजों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की एग्रीकल्चर से, ठीक है, और जमींदार भी थे वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे उसके इंप्रूवमेंट के लिए। चौथा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें क्या हुआ, जमींदार टुक नो इंटरेस्ट, जमींदार टुक नो इंटरेस्ट इन promoting investment, investment in एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें बिल्कुल भी वो पैसा नहीं लगाना चाहते थे। दे डू नॉट वांट टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो कोई पैसा नहीं खर्चना चाहते थे। एंड एग्रीकल्चर was only depend upon रेनफॉल, जिसकी वजह से वो रेनफॉल की वजह पे ही डिपेंड थे, जिसकी वजह से वो अनसर्टेन रहती थी। सो आउटपुट इज अनसर्टेन, निश्चित नहीं था कि फिर इतनी ही आउटपुट आएगी या नहीं आएगी। बारिश ज्यादा होगी तो बाढ़ आ गई, सारी फसल को भाग के ले जाएगी। बारिश कम हुई तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं है, ना उनके पास कोई डैम थे, ना उनके पास नदियां थी, ना उन्होंने कभी पानी को स्टोर करने का कोई तरीका, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पैसा नहीं खर्च किया, जिसकी वजह से बहुत लॉस होता था। और ऐसा कोई डैमेज कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं लगाया हुआ था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ पाती थी, और ये टोटली रहा। अब आप बात करोगे कि एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि उनमें कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, फ्लड कंट्रोल का कोई बंदोबस्त नहीं था, ठीक है जी। और तीसरा डीस्लैंटिंग कोई मेजर नहीं था, जिसमें फसल जो आपकी जमीन है बह जाती है, डीस्लैंटिंग ऑफ सॉइल, कोई भी ऐसा मेजर या ऐसी चीज उन्होंने डेवलप नहीं की जा सकती थी जिनके लिए ये तीनों चीजों को रोका जा सके और फसल को बचाया जा सके, ठीक है जी। उसके बाद है चौथे के बाद पांचवा पॉइंट, गैप बिटवीन या गल्फ बिटवीन ऑनर्स एंड टेलर्स ऑफ द सॉइल, कि जो जमींदार थे उनके और जो एक्चुअल प्रोड्यूसर ऑफ द लैंड थे, जिसको किसान कह सकते हैं या लैंडलेस फार्मर या वर्कर बोल सकते हैं, उनमें बहुत बड़ा गैप था। गल्फ बिटवीन, फिफ्थ पॉइंट, गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द लैंड, ऑनर ऑफ द लैंड एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो इसमें क्या था कि जो एग्रीकल्चर था ड्यूरिंग, उसमें बहुत बड़ा गैप था फाइनेंशियल सिचुएशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑनर्स कौन थे, ऑनर्स तो आपको पता है जमींदार थे, दे ओनली शेयर प्रोड्यूस, मतलब जो आउटपुट आई है सिर्फ उसी को शेयर करते थे, एंड नॉट शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके साथ शेयर नहीं करते थे।
ठीक है जी। द टिलर ऑफ द सॉइल वेरी गिवन, और जो टिलर ऑफ द सॉइल थे, टिलर ऑफ द सॉइल, दे गेट ओनली फॉर सबसिस्टेंस, और उनको सिर्फ उतना ही मिलता था जितना उनकी अपनी जरूरतों को, घर की जरूरत को पूरा करने के लिए होता था, बाकी सारा वो अमीर के लिए जमींदार ले जाते थे। सो द टिलर्स आर लेफ्ट विद एनी और नो रिसोर्सेज टू री इन्वेस्ट इन द, टू री इन्वेस्ट, और अपने पे जो कर सके कर रहे, नहीं कर सके तो जमींदार को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। उनको खुद ही देखना होता था कि वो अगले साल प्रोड्यूस कहां से करेंगे। ठीक है, बीज कहां से आएगा, फर्टिलाइजर से, इंसेक्टिसाइड तो भूल ही जाओ, इवन रेन गॉड पे डिपेंड थे फसल आने के लिए, तो इसलिए उनमें बड़ा गैप था। ये किसान अमीर के, ये जिसको हम जमींदार बोले हैं, ये अमीर के अमीर हो जा रहा था और ये गरीब से गरीब होते जा रहा था, क्योंकि इसको तो हर साल रेंट मिलता जा रहा था, उसकी इनकम बढ़ती जा रही थी, उसकी वेल्थ बढ़ती जा रही थी, और ये हर साल फंसता जा रहा था, मजबूत था ये। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की। अब हम किसकी बात करेंगे, 6 पॉइंट की, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। छोटे छोटे और बिखरे हुए टुकड़े थे लैंड के, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इफेक्ट हो रही थी। 6 है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, इससे क्या होता था, इससे क्या होता था, प्रोडक्शन लो रहती थी, इसकी वजह से क्या रहता था, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो, बिकॉज अब स्मॉल लैंड होल्डिंग क्या, क्योंकि किसान गरीब था, किसान गरीब था तो उसके पास इतना ज्यादा संसाधन होते नहीं थे कि वो बड़ी लैंड को अफोर्ड कर पाए, तो छोटे छोटे टुकड़े होते थे। वैसे भी हमारे देश में क्या है, जो लैंड है वो कैसी होती है, एक फैमिली में ही अगर 3 बच्चे तो आगे उनमें बढ़ जाएगी, फिर आगे बढ़ जाएगी, तो ऐसे करते करते लैंड के टुकड़े होते जा रहे थे, लैंड और छोटी 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 होती जा रही थी, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, किसी का एक टुकड़ा यहाँ, किसी का दूसरा टुकड़ा यहाँ, फ्रेगमेंटेड थे। ठीक है, और उस पे आउटपुट यहाँ प्रोडक्टिविटी आना आसान काम नहीं होता। लैंड समझ लेना, लैंड का एक पीस है, जब पिता के बाद उसके 4 बच्चे, 4 बच्चे के आगे 4 बच्चे होते गए जाएंगे, तो लैंड तो बढ़ती जाएगी ना, फिर वो चाहे जमींदार के पास है या टिलर के पास है, वो तो टुकड़ों में बढ़ती जा रही है हर बार। अगर मैं टिलर हूँ तो मेरे आगे जो बच्चे हैं या एक टिलर के बच्चे हैं, उसको आगे बढ़ती जा रही है। अगर वो एक लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड के आगे बच्चों में वो शेयर बढ़ता जा रहा है, तो लैंड के टुकड़े छोटे होते जा रहे थे और फ्रेगमेंटेड थे, एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है, तो बढ़ने की वजह से हमारी वो क्या हो रहा था, आउटपुट और प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी। और उसके बाद 7th पॉइंट की हम बात करेंगे, सबसिस्टेंस आउटलुक। सबसिस्टेंस आउटलुक, सबसिस्टेंस आउटलुक का क्या मतलब होता है कि वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही करते थे। 7 पॉइंट है सबसिस्टेंस आउटलुक फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही करते थे, उगाते थे, उससे ज्यादा वो नहीं उगाते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो अपनी सरप्लस कुछ था ही नहीं, सो देयर वाज नो सरप्लस लेफ्ट, सरप्लस लेफ्ट, कोई सरप्लस लेफ्ट नहीं होता था, ओनली फॉर कंजम्पशन फॉर फैमिली, वो इतना ही उगाते थे जितना कि अपनी फैमिली की कंजम्पशन के लिए उनके लिए जरूरी था। उससे क्या होता था, उसके बाद सरप्लस नहीं होने की वजह से they couldn't sold it to, could not sold the surplus in market
टू अर्न सम प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो पहले कह रहे हो कि फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया, फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया तो फिर अच्छी बात होनी चाहिए थी। बेटा फोर्स कमर्शियलाइजेशन जो किया वो उनको मजबूर किया गया किसी को कोई काम करने के लिए, जिसके लिए वो परिपक्व नहीं थे, मैच्योर नहीं थे, तैयार नहीं थे, पैसा नहीं था। यहाँ कुछ और बात हो रही है, वो फोर्स किया गया, उनको वो चीजें उगाने को कहा गया जो डिपेंडेंट थी पूरी तरह मार्केट पे, उनका सेल रेट, उसका प्रोड्यूस होना, उसके रेट्स, उसका सीड, पूरी चीज डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट थी। वो जो कमर्शियल क्रॉप्स उनको उगाने को कहा था ना, जिनको कैश क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर वो ऑन कंजम्पशन की बात करें तो अगर वो सिर्फ व्हीट और राइस भी इतना उगा लेते, सब्सिस्टेंस के अलावा भी उगा लेते, ठीक है, तो वो मार्केट में इजीली उनका बिक जाता है, क्योंकि वो तो उनकी स्ट्रेंथ थी, उन्हें तो वो उगाना आता, उसके लिए तो ना उनको सीड चाहिए थे, ना ही डिपेंडेंट ऑन द मार्केट था, ना ही वो कहीं और बेचना था, तो वो मार्केट में बेच कर आराम से इसका पैसा मिल सकता था ना उनको, या प्रॉफिट अर्न करके वो अपनी कॉस्ट को बेयर कर सकते थे। ना उनकी इतनी एजुकेशन थी, ना उनको इतनी ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम वैसे की वैसी बनी हुई। तो सब्सिस्टेंस आउटलुक वाला पॉइंट भी अब क्लियर होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पहले वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए और उसके जो 7 पॉइंट है बैकवर्ड और स्टैंडर्ड के, उसको उस तरीके से याद करके इसी सीक्वेंस में फिर उसको याद कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और बाकी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। गुड लक।